प्यारे विद्यार्थियों, कल के लेक्चर में हमने प्रशासकीय राज्य में प्रशासकीय राज्य का अर्थ, प्रशासकीय राज्य के विकास के उत्तरदायी कारक आदि के बारे में अध्ययन किया था। आज के लेक्चर में प्रशासकीय राज्य की विशेषताएं, प्रशासकीय राज्य के गुण, प्रशासकीय राज्य के दोष, क्या भारत एक प्रशासकीय राज्य है, और लोक कल्याणकारी राज्य और प्रशासकीय राज्य में अंतर आदि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अब हम शुरू करते हैं। प्रशासकीय राज्य की विशेषताएं। प्रशासकीय राज्य की विशेषताएं, इनमें पहली विशेषता है कार्यों का व्यापक क्षेत्र, यानी प्रशासकीय राज्य जो होगा उसके कार्यों का क्षेत्र व्यापक होगा बनस्पत लोक कल्याणकारी राज्य के। प्रशासनिक राज्य को पुलिस राज्य या अहस्तक्षेपवादी राज्य की तुलना में कई अधिक दायित्वों और सेवाओं का निर्वाह करना पड़ता है। पुलिस राज्य जहाँ केवल शांति और व्यवस्था बनाए रखने का ही काम करता था, वहीं प्रशासकीय राज्य इस मुख्य कार्य के साथ अन्य कई प्रकार की सेवाओं का संचालन भी करता है। अहस्तक्षेपवादी राज्य इस दर्शन से प्रेरित होकर शासन करता था कि वह जितने कम काम करेगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही अधिक बनी रहेगी। यह राज्य तो मूलभूत कार्य ही करना चाहता है, जबकि प्रशासकीय राज्य इस धारणा से प्रेरित रहता है कि राज्य द्वारा अधिकतम कार्यों को संपन्न किया जाना जनता की भलाई और सेवा के लिए आवश्यक है। राज्य को सेवा प्रदत्त के रूप में देखा जाता है। यह जनहित में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करता हुआ सामाजिक आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने की चेष्टा करता है। दूसरी विशेषता है कार्यों की जटिल प्रकृति। पुलिस राज्य अथवा अहस्तक्षेपवादी राज्य की तुलना में प्रशासकीय राज्य के कार्यों की प्रकृति कहीं अधिक जटिल है। सेवाओं की जटिल और तकनीकी प्रकृति के कारण प्राय विधानमंडल भी व्यापक और गहन नीति निर्माण में अक्षम रहते हैं, और ऐसी स्थिति में सामान्य नीति का निर्धारण कर वे इन तकनीकी पक्षों का निर्णय प्रशासन पर छोड़ देते हैं। साथ ही हाल ही के कुछ कानूनों से यह प्रवृत्ति भी परिलक्षित हुई है कि कुछ विशिष्ट मामलों से प्रशासकीय राज्य की इन उभरती हुई प्रवृत्तियों से एक मुख्य बात यह भी सामने आई है कि सरकार के तीनों अंगों में कार्यपाल का सर्वाधिक शक्तिशाली निकाय के रूप में प्रतिष्ठित होती जा रही है। तीसरी विशेषता है जनशक्ति का विस्तार। चूँकि राज्य के प्रशासकीय दायित्वों में निरंतर वृद्धि हो रही है, अतः इन दायित्वों के निर्वाह के लिए कर्मचारियों की संख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। नए नए प्रशासनिक विभाग खोले गए हैं, जिनके द्वारा नित्य नवीन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इन सब कारकों से प्रशासकीय राज्य में जनशक्ति का विस्तार हुआ है। नौकरशाही का अवलंबन, ये अगली विशेषता है। प्रशासकीय राज्य मुख्यतः नौकरशाही पर अवलंबित रहता है, टिका रहता है, या नौकरशाही का ही सबसे बड़ा सहारा होता है। औद्योगिक क्रांति के बाद के दायित्व का निर्वाह अप्रशिक्षित, अकुशल और अवैतनिक कर्मचारियों से उनकी इच्छाओं के विरुद्ध नहीं कराया जा सकता। इसलिए राज्य ने कुशल, प्रशिक्षित एवं वैतनिक सेवा का विकास किया। कर्मचारियों का यह निकाय राजनीतिक नेतृत्व में रहते हुए राज्य की आकांक्षा को मूर्त रूप देता है। अगली विशेषता है कार्यपालिका की प्रमुख भूमिका। प्रशासकीय राज्य में कार्यपालिका प्रमुख भूमिका निभाती है। बड़ी सरकारों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व कार्यपालिका की सतत कार्यशीलता चाहते हैं। संसदीय व्यवस्था वाले राज्य में कार्यपालिका व्यवस्थापिका को नेतृत्व प्रदान करती है और बहुत से न्यायिक प्रकृति के कार्य भी संपन्न करती है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका यद्यपि व्यवस्थापिका को नेतृत्व प्रदान नहीं करती, तथापि प्रदत्त विधायन और कुछ न्यायिक शक्तियों का उपयोग करती है। अगली विशेषता है नौकरशाही की सर्वोपरि भूमिका। एक प्रशासकीय राज्य में शक्तियों का उपयोग प्राय अधिकारी तंत्र द्वारा किया जाता है। व्यवहार में कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ प्राय उसमें निहित रहती हैं। प्रदत्त विधायन के अंतर्गत प्रशासन को विधायी शक्तियाँ मिल जाती हैं।
संसद व विधानसभाओं द्वारा जो मूल कानून बनाए जाते हैं उसमें भी अधिकारी तंत्र का ही प्रमुख हाथ रहता है। चूँकि बहुत से मामलों को न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र से बाहर कर दिया गया, अतः उन सभी मामलों में प्रशासन न्यायपालिका की भी भूमिका निभाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रशासन अथवा अधिकारी तंत्र में सरकार की तीनों शक्तियों विधायी, कार्यकारी और न्याय का समावेश हो गया है। राजनीतिक नेतृत्व, अनुभव और स्थायित्व दोनों के अभाव के कारण प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण कर पाने में अक्षम रहता है और समस्याओं की जटिल और तकनीकी प्रकृति के कारण वह प्राय प्रशासन की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। विधानमंडल भी प्राय जटिल मामलों पर अपनी स्वीकृति उसी रूप में दे देते हैं जिस रूप में उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। वास्तविकता यह होती है कि विधायिका में प्रस्तुत इन मामलों में विधायक प्राय कोई परिवर्तन नहीं कर पाते, क्योंकि वे सभी मामले मंत्रिमंडल में पूर्व पर चर्चा और स्वीकृति के बाद ही पेश किए जाते हैं। इन परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि नौकरशाही पर किसी अन्य तंत्र द्वारा कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाया है। प्राय नौकरशाही की भूमिका इसमें सर्वोपरि हो गई है। अगली विशेषता है लोचशीलता का अभाव। क्योंकि प्रशासनिक गतिविधियां गोपनीय होती हैं, अतः प्रशासनिक तकनीकियों के बारे में जनसाधारण में खुलकर चर्चा नहीं होती। श्रमिकों को उत्पादन के साधनों से अलग रखा जाता है और इसमें लोचशीलता का अभाव होता है। नियमों, विनियमों एवं कार्य पद्धति के औपचारिक तरीकों पर बहुत ध्यान रखा जाता है। यह तंत्र नैतिक प्रकृति की समस्याओं को सुलझा लेता है, किंतु उन मामलों का समाधान खोज पाने में असफल रहता है जिनमें सांदर्भिक नियमों विनियमों का अभाव हो। नौकरशाही में निहित स्वार्थों को सहारा देने और अवनव प्रयोगों से विमुख होने की प्रवृत्ति बन जाती है। यथार्थ में यह यथास्थिति को बनाए रखने के लिए ही प्रयत्नशील रहती है। अगली विशेषता है प्रशासन की विशिष्ट विशेषताएं। चूँकि प्रशासकीय राज्य नौकरशाही के माध्यम से अपने कार्य संपन्न करता है, प्रशासन में कुछ विशिष्ट विशेषताएं विकसित हो जाती हैं। सभी कार्यों की प्रकृति में एक सुस्पष्ट विभाजन पाया जाता है और स्वीकृति तथा नियंत्रण के सिद्धांत के आधार पर यह कार्यशील रहती है। दायित्वों का वितरण तकनीकी योग्यता के आधार पर किया जाता है। ऐसे प्रशासन में तकनीकी कुशलता, स्पष्टता, तत्परता एवं विशेषज्ञ नियंत्रण के गुण पाए जाते हैं। प्रशासनिक ढांचे में व्यक्तिगत संबंधों को औपचारिक तौर पर प्राय कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। परस्पर द्वेष, मतभेद, आक्रोश और भाई भतीजावाद जैसे अविवेकी तत्वों का इस व्यवस्था में कोई अस्तित्व नहीं होता। अगली विशेषता है सकारात्मक भूमिका। प्रशासकीय राज्य राष्ट्रीय जीवन के हित में पुलिस राज्य या अहस्तक्षेपवादी राज्य की अपेक्षा कहीं अधिक सकारात्मक संरचनात्मक भूमिका निभाता है। राज्य स्वतंत्रता का वातावरण निर्मित करके जन कल्याणकारी भूमिका का निर्वहन करता है। राज्य द्वारा नियमित कार्यों के साथ साथ विकासात्मक कार्य भी किए जाते हैं, जो कि सकारात्मक कार्य का ही रूप है। प्रशासकीय राज्य इसी सकारात्मक और व्यापक जन कल्याणकारी भूमिका के कारण ही जाना जाता है। अब प्रशासकीय राज्य की विशेषताओं के बाद प्रशासकीय राज्य के गुण, इनका अध्ययन करते हैं। प्रशासकीय राज्य के कुछ गुण इस प्रकार हैं। पहला, प्रशासकीय राज्य अपने नागरिकों के अधिकतम विकास और कल्याण के लिए हर संभव प्रयत्न करता है। नागरिकों के जीवन की अन्यान्य आवश्यकताओं की संपूर्ति का प्रयत्न करता है। अन्यान्य यानी अनेकों और अनेकों। राज्य जनसेवा के लक्ष्य को लेकर ही शासन करता है। दूसरी विशेषता, प्रशासकीय राज्य ही ऐसा राज्य है जो जनता की सामाजिक एवं आर्थिक दशा की उन्नति का संकल्प लेकर उसे दृढ़ता से कार्यान्वित कर सकता है। इस कार्य के लिए आवश्यक इच्छा शक्ति एवं प्रशासनिक तंत्र भी इसके पास होता है। तीसरा, यही एक ऐसा राज्य है जो वर्तमान औद्योगिक समाज की प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। औद्योगिक समाज की प्रशासनिक आवश्यकताएं कृषक समाज से भिन्न होती हैं। चौथे, प्रशासनिक राज्य जन समर्थन प्राप्त करने वाली नीतियां लागू करके निरंतर लोकप्रियता और समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में स्वैच्छिक संस्थाएं भी अपना योगदान देती हैं, जिनका अहस्तक्षेपवादी राज्य में मिलना संभव नहीं है। पुलिस राज्य और अहस्तक्षेपवादी राज्य जनता पर अत्यधिक अंकुश रखते हैं, जिससे जनता उन्हें आवश्यक बुराई के रूप में ही मान्यता दे पाती है। ऐसी स्थिति में राज्य और जनता के मध्य सहयोग और सद्भाव का धरातल प्राय नहीं बन पाता। अगली विशेष गुण है
प्रशासनिक राज्य में कार्यपालकों को उसकी वांछित प्रतिष्ठा और महत्व प्राप्त होता है। प्रशासन में कार्यकुशलता बढ़ने के साथ ही साथ वह व्यावसायिक होता चलता है। प्रशासन का नेतृत्व सक्षम और समर्थ लोगों द्वारा किया जाता है, जिसके फलस्वरूप वे जनता की और अधिक सेवा तथा जनभावनाओं का आदर करते हैं। अगला गुण, प्रशासनिक राज्य में जोर जबरदस्ती का नहीं, कानून का शासन होता है। प्रत्येक निर्णय कानूनों पर आधारित होता है। निर्णय पूर्व दृष्टांतों से प्रेरित होते हैं, ना कि अविवेकी तत्वों से। इस प्रकार का प्रशासन सभी के साथ समान व्यवहार करता है। अगला गुण, प्रशासनिक राज्य में सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण जनता द्वारा उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। विधानमंडल द्वारा कार्यपालिका पर सतत निगरानी और नियंत्रण रखा जाता है। यथार्थ में प्रशासन का वास्तविक संचालन उन लोगों के हाथ में रहता है जो योग्यता और दक्षता के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं तथा जो आजीवन सरकारी सेवा में कार्यशील रहते हैं। ये लोग प्रशासन में लंबे समय तक कार्य करते रहने से विशेषज्ञ बन जाते हैं। इस प्रकार प्रशासन का कुशल संचालन सार्वजनिक नियंत्रण की इन न्याय सम्मत सीमाओं के अनुसार होता रहता है। अगली विशेषता, अगला गुण है, चूंकि प्रशासन सक्षम और योग्य व्यक्तियों द्वारा चला जाता है, अतः प्रशासनिक कार्यों में मितव्ययता और कार्यकुशलता पाई जाती है। अगला गुण, प्रशासन के कार्यात्मक पहलुओं में बढ़ते हुए विशिष्टीकरण एवं व्यवसायीकरण के कारण प्रशासन और अधिक कुशल बनता जा रहा है। अब पढ़ेंगे प्रशासनिक राज्य के दोष। प्रशासनिक राज्य कुछ दोषों से भी ग्रस्त रहता है, और कौन कौन से दोष हैं, आइए उनके बारे में अध्ययन करते हैं। प्रशासनिक राज्य के कंधों पर बहुत अधिक दायित्व होते हैं, जिनकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त दक्ष, विशेषज्ञ और कुशल कार्मिक नहीं होते। इस कारण कुछ क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से असंतुलित विकास की स्थिति बन जाती है। दूसरा दोष है, प्रशासनिक राज्य द्वारा जनता की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने से नागरिक सरकार पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं। जनता अपनी ओर से बिना किसी रुचिपूर्ण पहल व प्रयत्न के ही छोटी छोटी सेवाओं व कार्यों के लिए राज्य से अपेक्षा रखती है, जिससे राज्य द्वारा सभी जन आकांक्षाओं को पूरा कर पाना संभव नहीं हो पाता, जिससे यह राज्य जनता को पूर्ण संतुष्टि नहीं दे पाता। तीसरा दोष है, प्रशासनिक राज्य समाज के सामाजिक और आर्थिक पुनर्गठन एवं विकास की व्यापक योजनाएं अपने हाथ में ले लेता है, किंतु नौकरशाही जिसके माध्यम से ये योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं, प्राय नियमों, विनियमों और पूर्व दृष्टांतों से संचालित होती है, और जिस पर यथास्थितिवादी होने का आरोप भी लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में यह आशंका सदैव रहती है कि यथास्थितिवादी नौकरशाही के रहते सामाजिक आर्थिक पुनरुत्थान और व्यापक परिवर्तन की योजनाएं कुशलता से कैसे कार्यान्वित हो पाएंगी। अगला दोष, प्रशासकीय राज्य में जन सहयोग या जन सहभागिता की आकांक्षा रखना एक भ्रम मात्र है, क्योंकि अधिकांश लोगों के पास सरकारी नीतियों का समर्थन करने के लिए ना तो समय होता है और ना ही सुझाव। यथार्थ यह है कि अधिकांश योजनाएं सरकार द्वारा प्रेरित और कार्यान्वित की जाती हैं, जिससे जन साधारण का कोई खास लगाव नहीं होता। अगला दोष, प्रशासनिक राज्य में कार्यपालिका में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि वह सरकार के अन्य दोनों अंगों की शक्ति को क्षति पहुंचाकर भी अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाना चाहती है। प्रदत्त विधायन के द्वारा कार्यपालिका व्यापक विधायी शक्तियों का उपयोग करती है तथा न्यायपालिका की शक्तियों पर सीमाएं लगाकर एवं प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना करके न्यायिक शक्तियां भी अपने हाथ में समेटती रहती है। इस प्रकार कार्यपालिका निरंकुशता के नए आयाम स्थापित करती प्रतीत होती है। अगला दोष, प्रशासन का व्यवसायीकरण होने से सरकारी अधिकारियों में हठधर्मता की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे प्रशासन एवं जनता के बीच खाई पनपती चली जाती है। इसमें अनेक बार ऐसा लगने लगता है जैसे प्रजातांत्रिक मूल्यों की अवहेलना की जा रही है। सातवां जो बिंदु है दोष का, कोई भी सरकारी निर्णय लेते समय नियमों, विनियमों और पुराने दृष्टांतों का परीक्षण करने में बहुत समय व्यतीत हो जाता है, और कभी कभी तो अन्य विभागों से संपर्क स्थापित करने में लाल फीताशाही और भी बढ़ जाती है। आठवां, प्रशासन में आवश्यक पहल और लोचशीलता का अभाव पाया जाता है। और प्रशासनिक दोष का यह अंतिम बिंदु, सैद्धांतिक रूप से यह कहा जाता है कि उच्च स्तरीय नीतियों का निर्धारण जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, किंतु यथार्थ यह है कि इन निर्णयों में जनप्रतिनिधियों की भूमिका प्राय नगण्य सी होती है। वस्तुतः ये नीतियां उच्च सरकारी अधिकारियों द्वारा बनाई जाती हैं, जिन पर मंत्री अपनी औपचारिक स्वीकृति दे देते हैं। विधानमंडल जो मंत्रियों के नेतृत्व में कार्य करता है,
वह भी अपनी औपचारिक स्वीकृति की मोहर लगा देता है। इस प्रकार नीति निर्माण और उसका कार्यान्वयन अंततः प्रशासन का ही दायित्व हो जाता है। इस प्रकार प्रशासनिक राज्य आधुनिक युग की अपरिहार्य विशेषता है। ये औद्योगिकरण और शहरीकरण जैसे अनेक सामूहिक तत्वों का परिणाम है। आधुनिक राज्य और सरकारों का काम बिना प्रशासन के नहीं चलाया जा सकता। विद्वान अल्दाम स्टीवेंसन ने आधुनिक युग को उभरती हुई आकांक्षाओं का क्रांति का युग कहा है। जनसाधारण की इन असीमित आकांक्षाओं तथा राज्य के संकल्पों की पूर्ति हेतु प्रशासन तंत्र एक अपरिहार्य और अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। विचारक E.S. रैडफोर्ड ने प्रशासन को मानव जीवन के लिए उतना ही स्वाभाविक बतलाया है जितना कि मौसम। आधुनिक सभ्य समाज में प्रशासन की यह स्वाभाविकता अब सर्व स्वीकृत तथ्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है। प्रशासन की इस स्वाभाविकता को प्रशासकीय राज्य का दर्शन माना जा सकता है। भारत एक प्रशासनिक राज्य, यानी कि क्या भारत एक प्रशासनिक राज्य है या नहीं है। यहाँ एक जिज्ञासा स्वाभाविक होती है कि भारत क्या एक प्रशासकीय राज्य है। निसंदेह इसका उत्तर सकारात्मक है। भारतवर्ष में प्रशासकीय राज्य के सभी लक्षण पाए जाते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात हमारी सरकार के कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि भारत के प्रशासकीय राज्य होने का सर्वोपरि लक्षण है। आज भारत की सरकार लोक कल्याणकारी दर्शन से प्रेरित होते हुए नागरिकों के अधिकतम हित के लिए अधिकतम सेवाओं का संचालन कर रही है। यही कारण है कि हमारे देश में भी अन्य देशों की भांति ही कार्यपालिका का महत्व व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की तुलना में अधिक दिखाई देता है। वस्तुतः यह कार्यपालिका ही है जो देश की शासन की नीतियों का निरूपण करती है, उन्हें कार्यान्वित करती है और ऐसा करते हुए जनसाधारण के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करती है। कार्यपालिका के इस उत्तरोत्तर बढ़ते हुए महत्व का स्वाभाविक परिणाम नौकरशाही पर उसकी निर्भरता और प्रशासकीय शक्तियों का उसके हाथों में केंद्रीकरण के रूप में हुआ। चाहे नीतियों के निष्पादन का विषय हो या कानूनों के क्रियान्वयन का, और यहाँ तक कि कानूनों की व्याख्या और प्रशासनिक न्याय के मामलों में भी नौकरशाही एक अहम भूमिका का निर्वाह करने लगी है। भारत भी एक ऐसा प्रशासकीय राज्य है जिसमें कानून का शासन है। प्रशासन संविधान की भावना के अनुरूप प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभाव के कारण प्रशासन में विशिष्टीकरण बढ़ता जा रहा है, जिसका परिणाम यह हुआ कि व्यवस्थापिका और व्यवस्थापन के अपने मूल दायित्व को एक बहुत बड़ी सीमा तक कार्यपालिका को हस्तांतरित करते हुए प्रतीत हो रही है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास के मार्ग ने प्रशासकों के एक विशेष वर्ग पर सरकार की निर्भरता को बढ़ा दिया है। भारत में भी प्रशासकीय राज्य की उन समस्त सीमाओं और दोषों को देखा जा सकता है जो किसी भी अन्य प्रशासकीय राज्य में पाए जाते हैं। राज्य ने जिस भावना से सेवाओं के संचालन का दायित्व ग्रहण किया है, उसकी तुलना में पर्याप्त, दक्ष, प्रशिक्षित, कुशल और निष्ठावान कार्मिकों तथा साधनों का अभाव कदम दर कदम अनुभव होता है। यही कारण है कि पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समय पर पूरे नहीं हो पाते हैं। नौकरशाही की लाल फीताशाही और उसकी नियमों, विनियमों एवं पूर्व दृष्टांतों में उलझने की प्रकृति के कारण उसके और नागरिकों के मध्य संवेदनशीलता का कोई रास्ता शेष रहता दिखाई नहीं देता। कार्यपालिका सरकार के अन्य अंगों की क्षति को पहुंचाकर भी अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चाहती है। ऐसी स्थिति भारत में भी अनेक अवसरों पर अनुभव की गई है। वैसे तो देश का प्रजातांत्रिक शासन प्रजातांत्रिक मूल्यों और प्रशासन का सर्जक होना चाहिए, किंतु नीति निर्माण से लेकर निष्पादन में अधिकारियों की जो अधिष्ठायी भूमिका उभरी है, उससे अनेक बार ऐसा लगता है जैसे ये जनप्रतिनिधियों का नहीं अपितु अधिकारियों का शासन है। सार्थ है, भारतवर्ष में प्रशासनिक राज्य के सभी लक्षण, गुण और उसकी सीमाओं सहित पाए जाते हैं। समालोचक निसंकोच इस स्थिति को प्रशासकीय राज्य का पर्याय मान सकते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य और प्रशासकीय राज्य में अंतर। पिछले अध्याय में हमने प्रशासकीय राज्य से पहले जो अध्याय आया था उसमें हम लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में अध्ययन किया था। अब हम प्रशासकीय राज्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो इन दोनों राज्यों की अवधारणाओं में अंतर क्या है वो यहाँ हम अध्ययन करेंगे। सामान्यतः लोक कल्याणकारी राज्य और प्रशासनिक राज्य में कोई अंतर नहीं किया जाता, क्योंकि दोनों ही संकल्पनाओं में राज्य का कार्यक्षेत्र व्यापक होता है। इसके साथ साथ दोनों ही प्रकार के राज्यों का उद्देश्य जन कल्याण होता है, लेकिन दोनों की प्रकृति में अंतर होता है।
जिसे निम्न तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है। यहाँ एक तालिका बनी हुई है, टेबल बनी हुई है, जिसमें एक तरफ लोक कल्याणकारी राज्य और दूसरी तरफ प्रशासनिक राज्य, इन दोनों के लक्षण या विशेषताएं दी गई हैं। इनमें पहला अंतर है कि लोक कल्याणकारी राज्य में शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, जबकि प्रशासकीय राज्य में शक्ति का केंद्रीकरण होता है। लोक कल्याणकारी राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था पाई जाती है। लोक कल्याणकारी राज्य लोकतांत्रिक व्यवस्था का पक्षधर होता है, समर्थक होता है, जबकि प्रशासकीय राज्य इसमें कभी कभी लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्षरण होता दिखाई देता है। लोक कल्याणकारी राज्य में नौकरशाही की शक्तियां नियंत्रित होती हैं, जबकि प्रशासकीय राज्य में नौकरशाही की शक्तियां अनियंत्रित होती हैं। लोक कल्याणकारी राज्य निरंकुश शासन की आशंका को निर्मूल करता है या कम करता है, जबकि प्रशासकीय राज्य निरंकुश शासन की आशंका को बढ़ाता है। लोक कल्याणकारी राज्य में नियमों की तुलना में जन आवश्यकताओं की पूर्ति को महत्व दिया जाता है, जबकि प्रशासकीय राज्य में नियमों एवं तकनीकों पर अत्यधिक बल दिया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य में मानवीय तत्वों एवं मूल्यों की उपेक्षा नहीं की जाती, जबकि प्रशासकीय राज्यों में अनेक अवसरों पर मानवीय तत्वों की उपेक्षा कर दी जाती है। तो उपर्युक्त तालिका में दर्शाए गए अंतर के बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि प्रशासकीय राज्य में नौकरशाही की अनियंत्रित शक्तियां होती हैं तथा वे नियमों पर अधिक बल देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मानवीय तत्वों एवं जन आवश्यकताओं की उपेक्षा की आकांक्षा रहती है, जबकि लोक कल्याणकारी राज्य में ऐसी आशंका नहीं रहती। इसे दोबारा सुनें। उपर्युक्त तालिका में दर्शाए गए अंतर के बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि प्रशासकीय राज्य में नौकरशाही की अनियंत्रित शक्तियां होती हैं तथा वे नियमों पर अधिक बल देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मानवीय तत्वों एवं जन आवश्यकताओं की उपेक्षा की आशंका रहती है, जबकि लोक कल्याणकारी राज्य में ऐसी आशंका नहीं रहती। प्रशासकीय राज्य के बारे में इतना ही। धन्यवाद।